लगी हूं तो 26 नवंबर से आज 5 दिसंबर यानी 10 दिन हो गए। जी हां, 10 दिन किसानों को आज दिल्ली के बॉर्डर पर घेरा डाले हुए सरकार और किसानों के बीच बातचीत का 5वां राउंड चल रहा है। सोर्सेज हमारे बता रहे हैं और हम आपको यह खबर दे रहे हैं कि सरकार किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों को लेकर लिखित भरोसा देने के लिए तैयार हो गई है। सोर्सेस के हवाले से खबर है और साथ ही मेरे सहयोगी आपको यह भी बता रहे हैं कि आज जब किसान संगठनों और सरकार के नुमाइंदों के बीच बातचीत चल रही थी तो दोनों के बीच तकरार भी देखने को मिली है। उससे जुड़ा अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं ताल ठोक के आज इस सवाल के साथ क्या लिखित बयान से निकलेगा समाधान। एमएसपी और मंडी पर लिखित भरोसा क्या किसानों में भरोसा जगा पाएगा? 5वें दौर की बातचीत क्या आज समाधान निकलेगा? बात पक्की होगी? मोदी मंत्र से क्या बीच का रास्ता निकल पाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ आज मीटिंग की सुबह और उसके बाद सरकार के नुमाइंदों की इन किसान संगठनों के नेताओं से मीटिंग हो रही है और 10वें दिन क्या मान जाएंगे किसान? ये वो सवाल जो हम उठाएंगे लगातार अगले 40 मिनट में। आपको बता देते हैं कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ, रवि शेरगिल हमारे साथ हैं, सिंगर हैं, आप लगातार देख रहे हैं। कई पंजाबी गायक जो हैं उन्होंने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और काफी मुखर तरीके से अपनी बात रखी है। साथ ही राकेश सिन्हा बीजेपी के एमपी हैं राज्यसभा में, के शर्मा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, अंगद सिंह कांग्रेस के एमएलए हैं, पवन खटाना स्पोक्स पर्सन भारतीय किसान यूनियन के और विजय तलान किसान लीडर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी मेरे सहयोगियों का, ब्रह्म प्रकाश दुबे और रविंदर इस वक्त हमारे साथ, और पविंदर सिंह सेठी श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ होंगे इस डिस्कशन में। लेकिन सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश दुबे आपका रुक करूंगी, सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इससे पहले थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो आपने एक तकरार का जिक्र किया था जो किसान संगठन के नेताओं और कृषि सचिव के बीच हुई थी। अब की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या दोबारा से मीटिंग शुरू हो पाई है क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको अभी का अपडेट दे दूं कि अभी तकरीबन 1.5 घंटे ब्रेक को हो गया है, जो 3:30 बजे ब्रेक लिया गया था और अभी भी ब्रेक चल रहा है। अभी बैठक कुछ मिनटों बाद शुरू होगी। मंत्री जो सरकार की तरफ से तीनों मंत्री हैं वो अधिकारियों के साथ अलग से मंत्रणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान अपना खाना खा रहे हैं बीच में जो लंच टाइम था, और अब कुछ मिनटों बाद ये बैठक शुरू होगी। लेकिन शुरू के जो 3 घंटे में अदिति मैंने आपको बताया कि किसान नेताओं ने एक एक कर जब बात रखी तो अधिकतर नेता यही कह रहे थे कि तीनों कानूनों से उनको नुकसान है। कृषि सचिव ने कहा कि ये बात गलत है, नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। कृषि सचिव जब संजय अग्रवाल बोलना शुरू किया उन्होंने काफी बातें रखी भी, लेकिन किसान नेताओं ने बीच में ही टोका कि हमें आपका भाषण नहीं सुनना है, हमें ये तीनों कानून किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। आऊंगी आपके पास। इस वक्त हम अपने दर्शकों को यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं, उनके कंसर्न्स रहे, किसानों के कंसर्न्स रहे, उन्होंने बार बार अपनी बात रखी। उस इन्फॉर्मेशन को फुल स्क्रीन पर लेकर आए। सबसे पहले जो लेटेस्ट अपडेट आपके लिए है उसको जानना और समझना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि किसान संगठन के जो नेता हैं और कृषि सचिव जो है उनके बीच एक तरह की तकरार देखने को मिली। दोनों ही नुमाइंदों के बीच, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हों या फिर किसान संगठन के नेता हों, उनके बीच जो मीटिंग शुरू होनी थी लंच ब्रेक के बाद वो अभी तक नहीं शुरू हो पाई है। लंच ब्रेक 3:30 बजे हुआ था और अब हम 5 बजे आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं। दरअसल मंत्रियों और अधिकारियों की अलग कमरे में बैठक हो रही है और मीटिंग में किसानों ने इन कानूनों को रद्द करने की मांग की। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि इन कानूनों में हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं और मेरे सहयोगी लगातार इसी से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रह्म, बहुत संक्षेप में ये मीटिंग सरकार के नुमाइंदों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच जो ब्रेक के बाद मीटिंग होनी थी, ये ब्रेक के बाद मीटिंग अब से कितनी देर में शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए ये माना जा रहा है कि कुछ मिनटों बाद ये दूसरे दौर की बैठक भी आज की शुरू हो जाएगी और इसमें देखिए महत्वपूर्ण मुद्दा यही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जब आप पहले कुछ बिंदुओं की बात कर रहे थे तो आप पूरे के पूरे कानूनों को रद्द करने की बात क्यों कर रहे हैं। इसके बाद किसानों ने कहा नहीं, हम तीनों कानून रद्द करना चाहते हैं, लिहाजा सरकार ने की तरफ से कहा गया ठीक है हम अलग से अभी कुछ देर बातचीत कर लेते हैं। तो ब्रेक हो गया, अभी कुछ देर लंगर चला, किसान नेताओं ने खाना खाया और अभी मंत्रणा जारी है मंत्रियों की और अधिकारियों की। कुछ मिनटों बाद ये बैठक दोबारा शुरू हो जाएगी। अदिति जी, विशाल पांडे भी लगातार हमारे साथ है। विशाल, आपके पास क्या है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन? किसान आंदोलन के जो किसान संगठनों के जो नेता हैं वो आपसे क्या साझा कर रहे हैं इस वक्त?
देखिए अदिति, जो किसान संगठन के नेता हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए, एमएसपी पर नया कानून आना चाहिए। एमएसपी का जो मामला है, सबसे मूल जो समस्या है किसानों की वो एमएसपी ही है। लेकिन जो एमएसपी है वो पिछले कई सालों से, उसमें सिर्फ आप 2014 ही नहीं, उससे पहले का भी अगर आप कार्यकाल देखिए जो सरकारें रही हैं, एमएसपी पर कोई बड़ा फैसला कभी नहीं हुआ। इस पर कोई ऐसा एक्ट नहीं आया जिससे किसानों की समस्या दूर हो सके। एमएसपी पर सरकार बातचीत के लिए तैयार है, एमएसपी पर सरकार किसानों से कोई संशोधन भी कर सकती है। लेकिन यहां पर एमएसपी के साथ साथ में जो कुछ किसान संगठन हैं वो लगातार उसमें नई नई मांगे जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था किसान ये मांग कर रहे थे कि लिखित में एमएसपी हमें दिया जाए। अब सरकार अगर लिखित में देने को तैयार है तो उसमें तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग और जोड़ दी गई है। अब ऐसे में सरकार तीनों कानून तो रद्द नहीं करेगी, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है, लेकिन एमएसपी जो कि सबसे मूल समस्या है पूरे देश भर के किसानों की, उस पर जरूर कुछ ना कुछ सरकार कर सकती है ताकि किसानों के बीच में संदेश जाए कि उनका एमएसपी बना रहेगा। जिस तरह की आशंकाएं उनके मन में है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, उसे दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से कुछ संशोधन के जरिए किया जा सकता है। लेकिन यहां पर आप देखिए ये एमएसपी का जो मामला है बहुत पुराना मामला है। जो एमएसपी सरकार तय करती है, राज्य सरकारें उस पर खरीद नहीं करा पाती हैं किसानों से। मान लीजिए अगर 1800-1900 रुपए का रेट तय होता है धान का या गेहूं का, तो उससे कम रेट पर कई सालों से लगातार खरीदे जाते हैं जो बिचौलिए होते हैं। ऐसी स्थिति में एमएसपी लागू कराने के साथ साथ में कैसे उसका इंप्लीमेंट हो, कैसे किसानों को सीधे फायदा हो, वो कम में अपनी फसल ना बेचे, इस पर सरकार का थोड़ा ध्यान हो सकता है। बिल्कुल, अन्नदाता की अपनी चिंताएं, कंसर्न्स और जो शंकाएं हैं उन्हें दूर करना जरूरी है। तो लगातार कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। रवि शेरगिल, हम लगातार देख रहे हैं पंजाबी सिंगर्स आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, बहुत मुखर तरीके से बात रख रहे हैं, और इनफैक्ट हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया विद फार्मर्स, ये जो किसानों का प्रोटेस्ट है, जो किसान आंदोलन है मुझे कहना चाहिए, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो भारत है ये एक कृषि प्रधान देश है, और इसकी जो रूह है, इसकी आत्मा जो है वह कृषि से जुड़ी है, और इसको एक उद्योग की तरह देखना शायद जायज नहीं है। हमारे यहाँ के गुरु हैं श्री कृष्ण जो हैं, कृष्ण के अंदर ही कृषि है। माँ सीता के बारे में कहा गया है कि उनके पिता ने उनको सुबह हल जोतते हुए धरती से पाया, तो वो तो धरती पुत्री हैं। तो ये सारे जो हमारा इतिहास जो है, ये एक किस्म की कृषि प्रधानता की ओर इशारा करता है। करीब आज भी 60 से 70% जो हैं ये सारे के सारे कृषि में लगे हुए। कृषि जो है इसको केवल एक उद्योग की तरह देखना मेरे ख्याल से कृषि के साथ न्याय नहीं होगा। मैं दूसरी एक बात कहूंगा कि पंजाब के अंदर, मैं पंजाब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी जमीन है वहां, मैं जानता हूं पंजाब को थोड़ा बहुत, और पंजाब के अंदर 35% जो किसान है उसकी जमीन 2.5 एकड़ से कम है। वह 8 एकड़ पंजाब की टोटल इरिगेशन लैंड के ऊपर खेती करता है। अब यदि मंडी जो है, एक मंडी उसका आखिरी आश्रय है, मंडी के अंदर उसको एक उम्मीद है कि यहां उसको एक मिनिमम गारंटी मिलेगी, एक मिनिमम प्राइस मिलेगा। यदि मंडी के बाहर एक दूसरी मंडी आती है तो उसको वो आश्रय नहीं महसूस होता, उसको नहीं लगता कि उसको वही कीमत मिलेगी जो उसको मंडी में मिलती थी। और मंडी में आपको ये गुजारिश करना चाहूंगा, मंडी का जो गठन है, मंडी का जब आप एपीएमसी एक्ट सबसे पुराने वाला 1955 का देखेंगी और कुछ देखेंगी, ये एक इसके बारे में एक जो संकल्प था वो ये था कि ये हमारे लोकतंत्र की एक मूलभूत इकाई बनेगा, ये किसानी अर्थचारे की एक लोकतांत्रिक इकाई बनेगा। इसके अंदर इलेक्शन हुआ करेंगे। और हुआ क्या, 40 सालों के अंदर पंजाब के अंदर कम इलेक्शन नहीं होते हैं, गुजरात के अंदर होते हैं, कर्नाटक के अंदर होते हैं, महाराष्ट्र के अंदर होते हैं। तो ये जो एक अगर कल को संसद जो है वो चलनी बंद कर दे, तो हम क्या ये कहेंगे कि संसद को बाईपास करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए? क्या ये हमको आपको मंजूर होगा? ये जो बाईपास, इसका नाम ही आप देखिए, इसका नाम ही है एपीएमसी बाईपास। एपीएमसी कृषि अर्थचारे की एक मूलभूत लोकतांत्रिक संस्था है। जी। वो
वो लोकतंत्र है। अगर आप लोकतंत्र को बाईपास करेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है सर, आपने कंसर्न उठा दिया। राकेश सिन्हा जी, दीजिए जवाब। कही जा रही है और मुझे अच्छा लगा उन्होंने भगवान कृष्ण की बात कही और जनक की बात कही, लेकिन किसान ना बलराम है ना जनक है, उनकी तो लंगोटी भी हमने खोल ली है। और ये 70 साल में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में किसान कहां खड़ा है? जिन किसान, उन्होंने ठीक कहा, 2.5 एकड़ वाले ज्यादा किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, मध्यम किसान हैं, उनकी हालत क्या है? जमीन बेच रहे हैं। और पंजाब की बात कहा रविकिशन जी ने, पंजाब में वो लीज पर दे रहे हैं। मैकेनाइजेशन के दौर में 2.5 एकड़ में क्या खेती कर पाएंगे? राकेश जी, माफी के साथ आपको रोक रही सर, एक अपडेट दे देती हूँ, आपको फ्लो दे दूंगी, आपको वापस फ्लो दूंगी। अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो ब्रेक चल रहा था, हमने आपको बताया था 3:30 बजे सरकार के नुमाइंदे जो है और जो केंद्रीय मंत्री जिस मीटिंग में शामिल हैं और किसान आंदोलन के नेता जो शामिल थे, 3:30 बजे ब्रेक हुआ। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है इस वक्त की कि ये मीटिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है, यानी सरकार और किसान संगठनों के जो नेता हैं उनके बीच मीटिंग फिर से स्टार्ट हो गई। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कृषि सचिव और किसान संगठन के नेताओं के बीच तकरार भी हुई थी और 3:30 बजे ये ब्रेक हुआ था। उसके बाद सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही जो सचिव हैं दोनों मंत्रालय के, उनकी मीटिंग चल रही थी और अब ये मीटिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं। ब्रह्म, तो मीटिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है किसान संगठन के नेताओं और सरकार के बीच में। बिल्कुल, तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट के ब्रेक के बाद ये मीटिंग फिर से शुरू हुई है। अभी कुछ मिनट पहले जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अब ये माना जा रहा है कि इस बार की जो बैठक दूसरे राउंड की हो रही है, इसमें फाइनली सरकार बताएगी कि किन किन पॉइंट पर कहां तक सरकार जा सकती है, कहां तक सरकार नरमी बरत सकती है। किसान संगठन अगर अपना रुख अब नरम नहीं करते हैं तो इस बातचीत से कोई भी मसले का हल निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फाइनल तौर पर सरकार और अधिकारियों के बीच ये बैठक होकर फिर से बातचीत शुरू हुई है। अदिति जी, राकेश सिन्हा जी, सब बात पूरी करें और मैं चाहूंगी पहला कमेंट सारे पैनलिस्ट अगर 1.5 मिनट में पूरा कर पाए, क्योंकि बहुत सारे पैनलिस्ट हैं जो अपनी बात रखने के लिए इस वक्त हमारे इस पैनल में हैं। राकेश सिन्हा जी, देखिए, मैं बैठक पर एक छोटी सी बात करने से पहले 2 सवाल उठाऊंगा। देखिए रवि किशन जी, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी से बड़ी शालीनता से बात कही है, इसलिए मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। यदि किसान एग्रो ट्रेडर बन गया तो किसको हानि है? किसान, यदि पंजाब का किसान अपने गेहूं को ट्रेडर के थ्रू, मंडी के थ्रू बेचने की जगह यदि स्वयं तमिलनाडु में बेचता है तो किसको लाभ होगा? एक। दूसरा, यदि किसान बाहर की पूंजी को बुलाता है, 4 किसान 2.5 एकड़ वाले 10 एकड़ बनाकर बाहर की पूंजी को बुलाता है और अपनी जमीन पर खेती करता है, उसका स्वामित्व तो अक्षुण्ण बना रहेगा, उसके स्वामित्व पर 1 इंच का शंका नहीं है, कानूनी संरक्षण है। दूसरा, जब फसल बोते समय यदि उसको दाम का निश्चित हो जाएगा, ये प्राइस मिलेगा। बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदा के बाद भी उसको यदि परिणामकारी दाम मिल जाएंगे तो किसको लाभ होगा? तीसरी बात, मंडी को बाईपास नहीं किया जा रहा। मंडी है, यदि जिसको बेचना है मंडी चाहे, जिसको दुनिया में बेचना दुनिया में बेचे। देखिए, सवाल एमएसपी पर है। सारी बातें आती है एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। आज तक 70 साल से जो लोग इस आंदोलन के मुखिया बने हुए हैं, अकाली दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, 70 साल से तो एमएसपी की चिंता नहीं की। नरेंद्र मोदी जी के दौरान एमएसपी का जो रेट है वो कांग्रेस के रेजिम से 49% अधिक है। अब बताइए, 49%। कुछ क्षेत्रों में एमएसपी रेट 250% अधिक है। जो 23 अनाज एमएसपी पर लागू होते हैं, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने की बात है। 6% किसान एमएसपी पाते थे। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं डायलॉग के लिए। देखिए, छोटी सी बात, लोकतंत्र है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, खारिज करने का भी अधिकार है, लेकिन राजनीतिक तौर से गुमराह करने का और गलत भ्रम फैलाने का अधिकार है। तीनों ही का ये जो कानून बना है वो कृषि क्रांति का एक सूत्रधार बनेगा। सामान्य और गरीब किसानों को वो क्यों नहीं उद्योग का दर्जा मिले किसान को? ठीक सर, किसान जमीन का स्वामित्व रखा। ठीक है सर, सर मुझे काउंटर लेने दीजिए। अंगद सिंह, पहले आपका कमेंट। वो 70 सालों की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के रेजिम की बात कर रहे हैं, साथ ही वो श्रोमणी अकाली दल पर भी अटैक कर रहे हैं, लेकिन पहले अंगद सिंह आपका काउंटर, उसके बाद परविंदर सिंह सेठी, प्लीज जल्दी जल्दी। देखो बात ऐसी है मैम कि जो आज हो रहा हमारे देश में बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखो, जो फार्मर्स का मुद्दा आज सरकार मीटिंग कर रही है, उसको हल करने की कोशिश कर रही है, सेंटर में डायलॉग कर रहे हैं फार्मर्स के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज टू लेट। ये अगर ऑर्डिनेंस लाने से पहले किसान जथेबंदियों के साथ, सरकारों के साथ, स्टेट की गवर्नमेंट्स के साथ प्रॉपरली डायलॉग हुआ होता
और अपनी डिक्टेटरशिप स्टाइल में इन्होंने ये ऑर्डिनेंस ना लाया होता और पार्लियामेंट में बिल ना पास किया होता तो शायद आज इस तरीके से जिस तरीके से सारी दुनिया की मीडिया में हमारे देश के जो अपना बेइज्जती हो रही है, किसानों की जो अपमान हो रहा है सारी दुनिया में, वो शायद ना होता। आज भी तो ये डायलॉग हो रहा, आज भी किसान बातें कर रहे हैं, चलो इसका क्या आउटकम निकलता है ये तो आने वाला समय बताएगा, पर कम से कम ये अंगद सिंह जी उन्होंने 2 सवाल उठाए थे, आपने उनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया सर। आपने एक तो आपको इस बात से तकलीफ नहीं हो रही कि अन्नदाता सर्दी में डटा हुआ है, आपको वो दर्द नहीं हो रहा, आपको दुनिया की पड़ी है सर, आपको दुनिया की पड़ी ऐसा लग रहा है सर। और दूसरी बात, आज ये नौबत आई क्यों? इस देश के किसान के लिए ऐलान तो बहुत सारे किए जाते हैं, इस देश में कहा तो जाता है जय जवान जय किसान, लेकिन किसान को इस तरह एजुकेशन के लिए आना क्यों पड़ा सर? अन्नदाता पिछले 3-4 महीनों से, जब से ये बिल लेकर आया तब से सड़कों पे बैठा है, तब से तो आपने कभी कवर नहीं किया, ना बीजेपी का लीडर आया, ना कोई और पॉलिटिशियन आया। आज जब दिल्ली तक प्रोटेस्ट पहुंच गया तो नेशनल मीडिया में आप सारे इस बातें को लेकर आ रहे हो, आप सारे डिस्कशन कर रहे हैं। 3 महीने पहले जब अन्नदाता सड़क पे बैठा था तब आपको अन्नदाता दिखता नहीं था। अंगद सिंह जी, आप 3 महीने पहले की बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे कह रही हूँ आप जी न्यूज देखा कीजिए। जी न्यूज देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा इन डेप्थ पता चलेगा और तथ्य भी पता चलेंगे। के शर्मा, आपका जवाब, उसके बाद परविंदर सिंह सेठी, प्लीज जल्दी जल्दी प्लीज। हेलो जी बोलिए। मुझे बोलना है? जी जी आप ही को जवाब देना है सर, जो कंसर्न्स उठाए अंगद सिंह। नहीं, अंगद सिंह जी जो बात कह रहे हैं, कम से कम इनको कांग्रेस के अपने इतिहास को थोड़ा समझ लेना चाहिए, और पिछले जो है इनके जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उनके ही जो है सुझावों को भी सुन लेना चाहिए। पवार साहब एक कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या उसमें सिफारिश की है? देवेंद्र हुड्डा साहब कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या सिफारिश की है? कमलनाथ जी थे, उन्होंने क्या कहा है? तो ये सारी बातों को इनको समझना चाहिए, और इससे बेहतर यह है कि अपने इनको घोषणा पत्र 2019 के घोषणा पत्र को भी पढ़ना चाहिए, जिसमें इसी कानून की, इसी उसकी एक्ट की बात जो है ये अपने घोषणा पत्र में इन्होंने किया है 2019 में। उनमें लिखा इन्होंने कि 11वें पॉइंट पे अपने घोषणा पत्र में कि कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एंड इंटर स्टेट ट्रेड्स फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। ये बात इन्होंने जो अपने 11वें पॉइंट घोषणा पत्र में लिखी थी, तो बिना पूछे या बिना बातचीत के लिखी है क्या? तो आज कांग्रेस को क्या नैतिक अधिकार है इस विषय में बोलने का? कांग्रेस के यही चीज करना चाहती थी और हमने उसको आकर लागू कर दिया। तो आप जो है लोगों के अंदर भ्रांति पैदा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और लोगों को सड़क पे लाकर जो है आपने ठंडी के दिनों पे बैठा के और लोगों को आप भ्रमित किया है। आपने आप निरंतर 3 महीने से क्या कर रहे थे? लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं ना। मैं आपसे पूछता हूं, इस तीनों कानून के अंदर, बस 2 लाइन में कहते, इस तीनों कानून का विषय क्या है? पहला कानून जो है वो इस बात को कहता है कि किसान आजाद है कि वो मंडी के सिवाय वो किसी अन्य व्यापारी को भी बेच सकता है। दूसरा कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। तीसरा कानून कहता है उपभोक्ता संरक्षण और खाद्य संरक्षण की बात कहता है। तो मुझे बताइए इसमें कि इसमें ये जो इन लोगों ने जो भ्रम फैलाया कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म कर दिए जाएंगे, ये सारे बयान तो कांग्रेसियों के हैं। ठीक है अंगद से 30 सेकंड्स आपका काउंट, उसके बाद परविंदर सिंह सेठी। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, अब सुन लीजिए शर्मा जी ना, के शर्मा जी सुन लीजिए सर, काउंटर लीजिए सर, काउंटर लीजिए। अंगद सिंह पहले आपका काउंट सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर घोषणा पत्र में किसी भी पार्टी, हर एक पार्टी इलेक्शन लड़ती है, अपना घोषणा पत्र रखती है, उसका एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जो फॉलो होना चाहिए। सारी पार्टीज जिसको ये इफेक्ट करता है उसको ऑन बोर्ड लाने की जरूरत होती है। ये नहीं कि हिटलर की तरह डिक्टेटरशिप करो, जो आपके मन में है उसको आप करो। एंड माफ करना, अभी आप बात कर रहे हो, अभी जनाब ने भी बात करी कि ठंड में सारे किसान बैठे हैं। अभी गुरुपुरब था, अपने गुरु नानक देव जी का 551th बर्थडे था। उस टाइम पे हमारे मोदी साहब, किसान तो सड़कों पे बैठे, मोदी साहब पता नहीं कोई लाइव शो देख रहे हैं। एक बारी भी गुरुपर्व पे पंजाब के किसानों को उन्होंने मुबारकबाद नहीं दी। जब वो पंजाब को नहीं समझते, पंजाब की किसानी को नहीं समझते,
पंजाब के सेंटिमेंट्स को नहीं समझते, हमारा क्या भला वो सोचेंगे। आपका क्या मतलब है? लास्ट बात सर सुनिए मेरी बात, सुनिए, पंजाब के किसान क्या भारत के किसान नहीं है सर? नहीं, एक सेकंड अंगद सिंह जी, आप इस तरह का सेग्रीगेशन मत कीजिए सर, इस डिस्कशन में बैठ के मत कीजिए। पंजाब का किसान हिंदुस्तान का किसान नहीं है क्या सर? आदित्य जी, इनको जानकारी नहीं है क्या? सर सुनने बात, सर सुनिए, नहीं अंगद सिंह जी, मैं आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि अलग से पंजाब के किसान को बधाई नहीं दी? सर ऐसा कैसे? प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 3 बार ये बात कही, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ये बात कही गई, बधाई दी गई, उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही। सर लेट्स बी फैक्चुअल, एज अ मॉडरेटर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दिस डिस्कशन फैक्चुअल। सर आप ये सेग्रीगेशन कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस डिस्कशन में? प्लीज तोड़ने वाली सियासत मत कीजिए सर, प्लीज ये तोड़ने वाली सियासत मत कीजिए। और अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, हमारे पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल किसी पैनलिस्ट के कमेंट का समर्थन नहीं करता है। और सर तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली सियासत कीजिए अंगद जी, जोड़ने वाली सियासत कीजिए। परविंदर सिंह सेठी प्लीज, परविंदर सिंह सेठी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो किसान है ना उसकी कोई जात है ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है। जो भारत का किसान है, भारत का अन्नदाता है, उसके लिए कोई राजनीति नहीं। देखिए भारत का किसान जो नेता है, जो संगठन के नेता है, बड़े पढ़े लिखे और बड़े सूझवान लोग हैं। आप उनको बार बार समझा रहे हैं, आप ऐसे टीचर बन जाते हैं सारे प्रवक्ता बीजेपी के या बाकी लोग, कि जैसे किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही। उनका बड़ा सिंपल सा सवाल है कि यार मुझे चाहिए ही नहीं ये कानून। आप वो कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दीजिए, आप कह रहे हैं एमएसपी रहेगा। एमएसपी तो शुरू से है, पहले भी था, आज भी था, लेकिन किसानों को आज तक एमएसपी मिली नहीं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश का किसान हमेशा से शोषित रहा है। आज मैं ये समझता हूं कि भारत सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कोरोना के काल के अंदर 10-12 लाख किसान अपनी जान पर खेलकर, किसान एक गरीब है जो बीज भी कर्ज के लेता है, खाद भी कर्ज के लेता है, उसके बाद उसकी फसल खड़ी होती है तो उसका शोषण होता है। उसकी एमएसपी गारंटी होगी तो उसके पूरे पैसे मिलेंगे। सर्दी के इस मौसम के अंदर आप वार्ता खेल रहे हैं, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप बिल्कुल अड़िग हैं। आप कॉर्पोरेट हाउस के साथ आपकी कमिटमेंट्स है, आप कॉर्पोरेट हाउस को एक बेनिफिट देना चाहते हैं, अपने किसानों को बेनिफिट नहीं देना चाहते। देखिए इससे किसान तो शोषित होगा ही होगा, जो कंज्यूमर है उसके साथ भी शोषण होगा। उसका भी एक 5 रुपए की 10 रुपए की चीज जो आती है, यहाँ पे 100 रुपए की होगी या 200 रुपए की होगी, उसका भी जो प्रॉफिट है गवर्नमेंट को, वो इसका कंज्यूमर भी शोषित हो, और इसका किसान भी शोषित हो। किसान के साथ जो मंडी का, जो अगर आप पंजाब की बात करें, जो मंडीकरण है पंजाब के अंदर वर्ल्ड के अंदर बेस्ट है, और वहां जो एमएसपी है 6% सिर्फ पंजाब के अंदर ही मिली है। ठीक है, आपका काउंसलर मैं राकेश सिन्हा से लूंगी, लेकिन मैं एक बात आज तक नहीं समझ पाई, बिचौलियों का अगर रोल खत्म होता है तो कुछ लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, वो मेरी समझ से परे है। साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसानों से मीटिंग के बाद सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस को बॉर्डर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ये दूसरी बड़ी खबर है इस वक्त की। तो सरकार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही तीसरा अपडेट आप ये जानते हैं, थोड़ी देर पहले 5:10 पर हमने आपको बताया था, सरकार और किसान संगठनों के जो नेता हैं उनके बीच मीटिंग जो है वो ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरू हो गई है। हमारे साथ विजय तालान भी हैं। विजय तालान जी, आप इस मीटिंग से क्या, मुझे लग रहा है अभी तक जो हमने 22 मिनट का डिस्कशन किया, शायद ये वही डिस्कशन है जो पिछले 10 दिन या मुझे कहना चाहिए पिछले 2 हफ्ते से हम कर रहे हैं, लेकिन मैं अब फ्यूचर ओरिएंटेड और सोल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन करना चाहती हूं। और मेरा सवाल विजय जी आपसे यही है, इस मीटिंग से आपकी उम्मीदें क्या है? आज किसान को हल मिल जाएगा? अदिति, अभी तक सुन रहे थे हम, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं कह रहे थे कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था 2019 का, वो हमने लागू कर दिया, तो इसमें इनको आपत्ति क्या हो रही है? भारत के किसान ने, भारत के मजदूर ने, भारत के वोटर ने जो एक सरकार को वोट दिया था, भाजपा सरकार को वोट दिया था, कांग्रेस को तो नहीं दिया था। उसके मैनिफेस्टो को पढ़कर ही उसका विरोध किया गया था। 2014 में भी उसके मैनिफेस्टो जो था उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, और वो गलत था या सही था ये निर्णय तो आ ही गया है।
और बार बार जो कहा जाता है कि इनकी कांग्रेस की बुरी बुरी चीजों को तो अपने मैनिफेस्टो में उसमें ले लेते हैं कि ये उनका मैनिफेस्टो था, हमने लागू कर दिया तो इनको क्या दिक्कत हो गई। दिक्कत तो हमें है ना, उससे इनको क्या दिक्कत है। बार बार जो कहते हैं ये कि भारत के किसान को इससे फायदा होगा, रही बात हमें तो फायदा नहीं लग रहा, उससे नुकसान ही लग रहा है। हम 70 साल से इसी तरह से पिसते चले आ रहे हैं। इस बार भारत का किसान असली अपने रूप में आया है और वो 26 जनवरी तक यहाँ रहेगा और उसकी परेड भी देखेगा। हम भी अब पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि भारत के किसान जी, मेरा एक सवाल है, परिस्थिति क्या है। मेरा एक सवाल है सर जी, सर सोल्यूशन की बात होनी चाहिए। देखिए अन्नदाता के साथ पूरा देश खड़ा है इस वक्त। राकेश सिन्हा जी मैं आपको फ्लोर दूंगी सर। अन्नदाता के साथ पूरा देश खड़ा है सर। आप कह रहे हैं, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे, सर सुनिए प्लीज, आप जिस तरह से बात करें विजय जी, उससे ऐसे लग रहा है कि इस वक्त सोल्यूशन नहीं चाहिए। मैं आपसे कह रही हूं सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि हम देश के अन्नदाता की बात कर रहे हैं, उसे अपने खेतों में होना चाहिए। जी आदित्य, देखिए दो बातें यही सवाल कर रहे हैं कि किसान को अपने खेतों में होना चाहिए, सड़कों पर क्यों है, सड़कों पर क्यों है, ये सवाल तो हमारा है। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए मुझे, देखिए 24 मिनट मैं जवाब दूं। 24 मिनट के डिबेट में जितने हैं पैनलिस्ट, सर अब जवाब देना बाद में देना, पर मुझे बोलने दीजिए ना सर बोलने दीजिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, बहुत देर से बैठे हैं हम भी, समस्या हमारी है तो जरा हमें भी बखान करने दीजिएगा। बोलिए सर, समस्या बोलिए। जिस तरह से अदिति आपने बता दिए हैं सरकार के इरादे क्या हैं कि दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, बॉर्डरों पर भेज दिया गया है, ये तो हम देख रहे हैं कि जो तुम्हारे साथ होगा, हम पे गोलियां भी चलेंगी, आंसू गैस के गोले भी चलेंगे, ऐसे नहीं बोलिए प्लीज, ऐसे नहीं बोलिए, ये सब तो उसके प्लीज आप एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, प्लीज सर ऐसे बात मत कीजिए। आपकी जो चिंताएं हैं, शंकाएं, उस पर बात कीजिए प्लीज। अदिति सुन लीजिए, आपने कहा अदिति सुन लीजिएगा, हम भी इस बार हमने अपने 40 संगठन है, 35 संगठन है, 38 संगठन है, बिल्कुल हमने हिंदुस्तान के किसान ने उनसे आह्वान किया है कि दिन कितने भी लगा लेना, अंजाम नेक देना। इस बार बहुत दिन में किसान इकट्ठा हुआ है, घुटने मत टेक देना। हमारा यही आह्वान किसानों के संगठनों से जितने भी हैं, हम चाहते हैं कि इस बार हमें जो अंजाम मिले वो नेक मिले। हम बार बार जब आते हैं, दिल्ली में आते हैं, हमें सरकारें नहीं मिलती हैं। अब की बार हमें सरकार मिली है और वार्ता कर रही है, तो हम भी सरकार से आह्वान करते हैं, कि गुजारिश करते हैं, एक विनती करते हैं कि भाई सरकार भी हमें अंजाम नेक दे दे। भाई यही हमारी विनती है। ठीक है पवन खटाना जी, बार बार हम आना नहीं भी चाहते हैं जी। ठीक सर, आपने अपनी चिंताएं यहाँ पर रखी, आपकी शंकाएं, आपके कंसर्न्स, उन पर बात होनी चाहिए, उस पर मैं बात कर रही हूँ, और बहुत संजीदगी के साथ बात होनी चाहिए सर। और मैं साथ ही ये भी कह रही हूँ सियासत से परे बात होनी चाहिए, सियासत से परे बात होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 7 दशकों की बात करें तो किसान को इस तरह आना ही ना पड़ता अगर उसे ठगा ना गया होता। पवन खटाना जी, कितने ऑप्टिमिस्टिक, कितने आशावादी आज की इस मीटिंग को लेकर आप? देखो हमारी बात सुनो, अगर हम आशावादी नहीं होते तो 6 साल से काहे का इंतजार करते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक किसान की आय दूनी कर दूंगा। 2012 में कांग्रेस इन बिलों को लेकर आना चाहती थी, हमने उसका विरोध किया और उनको नहीं चुन करके हमने बीजेपी को चुना। और अगर बीजेपी को चुना तो बीजेपी इन्हीं बिलों को क्यों लेकर के आती है? जब हमने माना कर दिया कि हमें ये बिल एक्सेप्ट नहीं है, तो फिर भी ये बिल हमारे ऊपर क्यों लोग थोपे जा रहे हैं? आज देश का किसान रोड पर पड़ा है। आप कहते हो कि मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग क्या ही की है? देखो देश में सरकार 1886 से कम पे खरीदारी करती नहीं, तो वो जो 1886 से धान कम खरीदेगा वो कौन लोग हैं? उन लोगों का अलग क्यों नहीं हटाना चाहते आप? हम कह रहे हैं आपसे बिचौलिया अलग हटाओ, आप बिचौलिया ला के दे रहे हो हमें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन करेगा? बिचौलिया करेंगे। भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ेगा, जब आप भंडारण बढ़ाओगे तो भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ेगा। अगर मैं आज 100 क्विंटल गेहूं रखने की क्षमता रखता हूं और दूसरा कोई बड़ा पूंजीपति आएगा तो वो 1000 क्विंटल रखेगा, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, वो अपनी मर्जी से बेचेगा, कल को उपभोक्ता को दिक्कत होगी। मंडियों में 6% टैक्स लिया जाएगा और मंडियों से बाहर फ्री में दिया जाएगा, तो मंडियों में कौन जाएगा? जितने भी व्यापारी हैं सब मंडियों से बाहर आ जाएंगे, ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। हमारा कहना यह है
कि हमारे लिए कानून लाए जाते हैं, हमसे बात नहीं की जाती। आज देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि वाकई तीनों बिलों में गलतियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, संशोधन कर देंगे। आज से पहले तो वो संशोधन करने के लिए तैयार नहीं थे, कोई कमियां मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज कैसे कमियां मान रहे हैं वो? अब क्यों कमियां मानी? एक बिल में राकेश टिकैत जी ने बताया है, ये गलत है, ये आर्गूमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल गलत आर्गूमेंट दे रही है। सरकार इसलिए संशोधन नहीं कर रही है, सरकार इसलिए संशोधन कर रही है कि आपकी शंकाओं का निवारण हो। राकेश सिन्हा जी आप आराम से बैठिए। नहीं, आप जो है गलत, एक तो आपको कानून की जानकारी नहीं है। कभी आपने जितनी बातें बोली सब गलत बोली है। आपने बिचौलिया बताया किसको? आपको या तो जानकारी नहीं है, आपको 2012 की आप बात कर रहे हैं। 2012 में कौन सा कानून आ रहा था? क्या जानकारी नहीं है? बिचौलिया अंबानी और अडानी बनेंगे हमारे बीच में आकर के। आप झूठ बोलने के लिए बैठे, गुमराह कर रहे हैं। कहाँ जाकर के हमारे लिए एमएसपी मिलेगी? आप गलत बातें नहीं कर रहे किसी नेशनल चैनल में बैठ के। एमएसपी की जगह बताइए ना, आपको इस कानून की जगह बताइए। कानून का एक लाइन नहीं पता है और आप यहाँ पर बैठ के जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसान मक्का कहाँ ले जाकर के बेचेगा? आप बचाइए। अभी बात घूम जाती है। मुजफ्फरनगर का किसान कहाँ ले जाकर के बेचेगा? आप बताइए ना, आप बताइए ना, झूठ कैसे बोल रहे हैं? आपने कहा 2012 में, 2012 की आपने बात की, आप मुझे बताइए 2012 में कौन सा कानून था? उसके बाद भी क्या नहीं कौन सा कानून हो रहा था? आपने कहा बिचौलिया खरीदी करेंगे, तो क्यों ले गए? बिचौलिया खरीदी करेंगे। आपको कोई जानकारी, आप जुबैर के झूठ बोल रहे हैं। अभी आपने कहा सरकार जो है कहा कि हम केवल आपके दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। किसान संगठन आपके साथ बोलेंगे तो किसी को बात समझ नहीं आएगी। मैं यहाँ सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, आप लोग आपस में लड़ने लगे। किसान संगठन ने आपसे बिल पवन खटाना जी प्लीज सर, चिल्लाइए नहीं सर, आराम से भी बात समर्थन मूल्य सुनिए सर, आराम से भी बात रखी और सुनी जा सकती है। प्लीज आराम से भी बात रखी और सुनी जा सकती है। और खासतौर पर जब बात अन्नदाता की होती है, खासतौर पर बात जब अन्नदाता की होती है तो आवाज को तेज करना नहीं पड़ता सर, आवाज को तेज करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस देश की प्रायोरिटी में आता है, प्राथमिकता में आता है सर। प्लीज राकेश सिन्हा जी, मेरा एक सवाल है, हम बार बार एमएसपी को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। एक अपने आप में जो अहम सवाल है, ठीक है सर। पवन खटाना जी आपको जवाब चाहिए ना सर? यू वॉन्ट आंसर, राइट? सोल्यूशन, हल चाहते हैं आप? आई एम अज्यूमिंग दिस सॉल्यूशन अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स जी, इसीलिए सॉल्यूशन पे बात करते हैं ना सर, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। राकेश सिन्हा जी, किसानों की चिंताएं, शंकाएं और दूसरी तरफ सरकार के आश्वासन, और अब लिखित बयान की बात सर, लिखित आश्वासन की बात सर, इनके कंसर्न्स और चिंताओं को उस तरीके से ये यहां तक बात क्यों आ गई? इतना अविश्वास क्यों है इन किसानों में? देखिए वास्तव में क्या है, जो किसान संगठन है मैं उनकी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन यह भी अपनी सीमाओं को जानते हैं। सीमांत किसान और हाशिए के किसानों तक किसान संगठन नहीं पहुंच पाया और इनका दर्द क्या है। यदि बाहर बिना टैक्स का, बिना पर्ची का बिकेगा तो मंडी कौन जाएगा? तो उन बिचौलियों के पास किसान क्यों जाएगा? उन बिचौलियों के कारण ही तो छोटे किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं। और कंट्रैक्ट फार्मिंग, पंजाब में 24% खेत तो कंट्रैक्ट फार्मिंग पर ही है, लीज पर दिया गया है, किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, 24-25 मिनट के डिबेट में इन्होंने 2 पॉइंट नहीं बताया जो इस कानून में समस्या है। छोटे किसान यदि मिलकर अपनी स्वावलंबी बनेंगे तो इनको समस्या है, मंडी पर निर्भर नहीं रहेंगे तो इनको समस्या है। तो ये जो बड़े किसानों की लॉबी है, जो भ्रम फैला के छोटे किसानों को, मध्यम किसानों को यह कह रही है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने पंजाबी में ट्वीट करके पंजाब के किसानों को आदर करते हुए कहा कि एमएसपी बढ़ेगा, समाप्त नहीं होगा। 2 बातों का जवाब दीजिए, 2 ट्रॉली लेके जाएगा वो बता दें। 2 बातों का जवाब दीजिए, सिर्फ 2 बातें। 2 ट्रॉली गेहूं। एक सेकंड, एक करके राकेश सिन्हा जी प्लीज, एक सेकंड राकेश सिन्हा जी सर सुन लीजिए प्लीज, टू द पॉइंट जवाब होगा। अभिषेक गिल जी मैं आपको दूंगी फ्लोर सर, प्लीज। खटाना जी एक लाइन में अपना सवाल पूछिए सर, सिर्फ एक लाइन में सर। देखिए मैं सवाल, मेरा सवाल नहीं है, मैं इनको मेरा पूछना ये है कि अगर मेरे घर पे 2 ट्रॉली गेहूं हैं तो मुझे कौन सी मंडी में ले जाकर के उसको सही एमएसपी मिलेगी, आप बता दीजिए।
देश में 6% किसान को एमएसपी मिल रही है। शांता कुमार जी की कमेटी ने ये बताया है। अच्छा खटाना जी, मेरा एक और सवाल है, मेरा आपसे भी सवाल है सर, मेरा आपसे भी सवाल है खटाना जी, बहुत बेसिक सवाल है मेरा। सर सुनिए मेरी बात, एक एमएसपी फिक्स होने की बात हो रही है, इस पर मैं भी क्लैरिटी चाहती हूँ। जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है वो हाई क्वालिटी का गेहूं खरीदेगा सर, खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा खटाना जी? एमएसपी जब आपने तय कर दिया तो एक खरीदेगा। मैं तो बेस्ट क्वालिटी का खरीदूंगी, क्योंकि मैं पैसा अगर खर्च कर रही हूं तो मैं चाहूंगी उस मूल्य पे मुझे बेहतरीन क्वालिटी का मिले। सर सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए सर प्लीज। सर मैं भी तो स्टेक होल्डर हूं ना, एक कस्टमर होने के नाते, कंज्यूमर होने के नाते। एक गेहूं उच्चतम क्वालिटी का है और एक गेहूं बिजा हुआ है, क्या दोनों का दाम एक हो सकता है? सर आप किसान हैं, मैं आपकी तरह खेती तो नहीं करती, हाँ, लेकिन किसान फैमिली से थोड़ा सा ताल्लुक रखती हूं, वहां मेरी जड़ें हैं। आप मुझे बताइए, क्या दोनों गेहूं को एक तराजू में तोला जा सकता है? क्या दोनों पलड़े भारी एक बराबर होंगे? मैं कहूं? बोलिए बोलिए सर। देखो पहली बाट ये सुनिए कि सरकार जो एमएसपी घोषित करती है वो एक चीज का करती है। हम ये कह रहे हैं एमएसपी आपने 1868 रुपए धान का किया, उससे ऊपर अगर अच्छा है, मेरा क्वालिटी अच्छी दे रहा हूं मैं, तो मेरा महंगा ले लीजिए आप। एक लाइन तो होनी चाहिए ना, कोई रेखा तो हो, उससे नीचे क्यों खरीदा जाएगा मेरा? नहीं, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा सर, जो मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, एक उच्चतम क्वालिटी का गेहूं, सर सुन लीजिए सर, संवाद करते हैं सर ना, मैं इतनी देर से इंतजार करी सर, मुझे भी बोल लेने दीजिए। मानती हूँ आपकी तरह खेती नहीं करती मैं, सर सुन तो लीजिए। एक बिजा हुआ गेहूं है, एक नॉर्मल गेहूं है, एक अच्छी क्वालिटी का गेहूं है, क्या दोनों को एक तराजू में आप रख सकते हैं? देखो मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूं, हमें आप दे रहे हो न्यूनतम, मैक्सिमम तो नहीं दे रही ना सरकार। अगर हमारा गला हुआ गेहूं है तो गला हुआ गेहूं क्या खेत में से निकलता है? जिस समय पे एमएसपी घोषित तब होती है जब फसल तैयार हो जाती है, और उसमें आपने न्यूनतम दिया हमें कि आपको यह न्यूनतम मिलेगा। देश के किसानों को न्यूनतम भी नहीं मिल रहा, लड़ाई इस बात की है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ठीक है खटाना जी, राकेश सिन्हा जी, इनका जो कंसर्न है उसका जवाब आप दीजिए। सीधा जवाब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर, प्लीज लेट्स नॉट शाउट सर। देखिए मैंने आपसे आराम से बात करी, पवन खटाना जी, जो कंसर्न है आराम से बात करी सर, आराम से सुनिए ना आप, प्लीज आराम से बात कीजिए, संवाद कीजिए। राकेश सिन्हा जी, उसके बाद रवि शेरगिल, प्लीज 40 सेकेंड। खटाना जी, पंजाब में 119 स्क्वायर किलोमीटर ही रेंज है ट्रेड एरिया का किसान के लिए, उससे बाहर नहीं जा सकता है, उसको बिचौलियों के थ्रू ही बाहर जाना पड़ता है। उस 119 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर को यदि पूरा देश बना दिया गया तो तकलीफ आपको क्यों हो रही? आप कहिए एमएसपी का सवाल, वो ग्रे एरिया है और सरकार ने कहा कि कानून के चूंकि एक बार उस ग्रे एरिया को कानूनन रूप देंगे, मालूम है क्या है? किसान की स्थिति दयनीय हो जाएगी। जो किसान उससे ऊंची रेट पर बिकेगा ही नहीं, जो भी कहेगा एमएसपी पर दो। हम चाहते हैं किसान, मैं एक उदाहरण देकर बात समाप्त करूंगा। नासिक में 2019 में प्याज बिका कैसे? 35 रुपए किलो किसान ने दिया, और उसी शहर में बिचौलियों ने 100 रुपए किलो बेचा। यदि किसान अपने प्याज को बाहर भेज सकता है, किसान भी कार्टेल बनाएगा और ई कॉमर्स करेगा। किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसान वो 1950-60 का किसान नहीं है। यदि आप टीवी चैनल पर इतना आर्गुमेंट कर सकते हैं, हमारा 2.5 एकड़ का किसान और उसका बेटा ई कॉमर्स कर सकता है, भरोसा रखिए। आप 2.5 एकड़ के किसान को लैंडलेस नेबर बनाना चाहते हैं। तो टीवी पे डिबेट करने का मतलब ये थोड़ी है कि वो अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे अपने। राकेश सिन्हा जी, मैं कहा टीवी पर डिबेट कर लेने का मतलब ये थोड़ी ही है सर, कौन से एंगल से कि अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि यदि हम और आप टीवी पर डिबेट कर सकते हैं तो हमारा 2.5 एकड़ जोतने वाला किसान ई कॉमर्स भी कर सकता है। मैं तो अपने बराबर किसान को खड़ा कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वह नहीं कर सकता है, वह भी डिबेट कर सकता है। ठीक है विजय जी, उसको मुख्य इस कानून ने उसको संरक्षण दिया है, उसकी समृद्धि। ठीक है, आप कानून में संरक्षण की बात करें विजय जी। क्या है विजय जी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आप तय कर देंगे तो उससे किसानों के लिए कन्वीनियंस हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि उसके बाद किसान जितना चाहे उतने बड़े दाम पर बेच सकता है, उतने ही ज्यादा दाम पर बेच सकता है। उस पर आपने उनके कंसर्न को एड्रेस नहीं किया सर। कोई बात नहीं, रवि शेरगिल जी, उसके बाद विजय जी, जल्दी प्लीज। आरती जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये मेरे बीजेपी के मित्र ने कहा कि इसके अंदर मंडियां बंद नहीं होंगी, तो पहले इसका नाम ही मैं आपको बता दूं, इसका नाम बाईपास बिल है, एपीएमसी बाईपास बिल।
और दूसरी बात कि वो कहते हैं कि बाहर ये बेचा जाएगा और इसी के जरिए बेचा जाएगा, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि एपीएमसी 2003 का और एपीएमएल 2017 का बिल, इसके तहत भी आप बाहर बेच सकते हैं। और रही बात तीसरी की वो ई मंडियों में जाएगा और इसमें जाएगा, ई नैम जो सरकार 2016 में लेके आई है, उसके अंदर कोई भी इस देश के अंदर कोई भी कहीं भी किसी भी स्थानीय मंडी के अंदर बोली लगा सकता है किसी भी जिन्स की। और तीसरी बात मैं कहूंगा, चौथी बात कि इस बिल के अंदर आप पूछ रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। ये बिल के अंदर जो ईसीए है, ईसीए के अंदर जो भी आपकी पूरी वैल्यू चेन है, उसके अंदर जो भी जो सेठ है, जो भी स्टोर करते हैं, पहले उनके ऊपर लिमिट होती थी, इसके अंदर लिमिट हटा दी गई। ठीक सर। और सुनिए, पहले इसके अंदर एपीएमसी और एसडीएम इन दोनों के पास आप न्याय के लिए जा सकते थे। इस बाईपास बिल के जरिए एपीएमसी हट गई है, आप केवल से एसडीएम के पास जाएंगे। और रवि शेरगिल जी, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन आप इस पैनल पर हैं, मैं ये चाहती हूँ जाते जाते आप किसानों से जो आपका ओरिजिनल अंदाज है वो गाने वाला कुछ कहना चाहते हैं, 2 लाइनें। मैं बिल्कुल कह देता हूं आदित्य जी, सिर्फ एक बात कहूंगा कि एग्रीकल्चरल जो है, एग्रीकल्चर ये शुरुआत से स्टेट सब्जेक्ट रहा है, ये हमारी परंपरा रही है देश की, और इस बिल के तहत उसको बदला जा रहा है। अब आपकी बात, कुछ गल्लां कोड़ियां कुछ गल्लां फिकियां बचियां ना इत्थे गल्लां कोई मिठियां बहे हो जान दियां छपियां तरीकां जिवें बोतलां ते तुवें उत्ते नसीबां सोचदा सी मन विच इहो जिहा ख्याल पाउण लगा राज सिंह गल विच फाह वे कही अथरी हवा है बगे किदां पढ़ कोई किताब है जिंदगी थे खिल रहे सारे सफे वे कल आई कुत्ते मुही वे खाज होया मुर्दार गुसाई राज पाप कमाव दे उल्टी वाड़ खेत कऊ खाई खेत। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.